देखिए बच्चा, आज आप लोगों का इम्पोर्टेंट चैप्टर चलेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न चैप्टर के साथ साथ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी तो हैं। तो वो भी कितने नंबर वाले? 3 नंबर वाले। और कौन सा सब्जेक्ट है? तो फिजिक्स के। फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट वो प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल के लिए अलग से। अभी किसके लिए? तो जितने इम्पोर्टेंट आते हैं। ये आपका जो प्रश्न है 2021 से 2025 के बीच में देखिएगा, सब मिलेंगे, सब आया हुआ है आपका क्वेश्चन में। हर साल ये सब प्रश्न पूछते रहते हैं। तो जिसमें पहला क्या आता है, पहला चैप्टर से लेकर चलेंगे 1 से लेकर 8वें चैप्टर तक ना। फिर भाग 2 बनेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 भी है, नहीं है ना? पढ़े हैं ना? भाग 2 है। हाँ, इस समय चल रहा है ना सीक्वल 1 सीक्वल 2। ट्रेंडिंग में तो यही है, सीक्वल उसका बनाया जा रहा है ना? हर एक चीज़ का, हर एक पिक्चर का देखिए उसका 2 आ जाता है, कभी कभी तो 5-6 आ जा रहे हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे ना, पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का क्या करिए? व्यंजक प्राप्त करिए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल आघूर्ण टाउ, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, है ना? टाउ कोई ऐसे बनाता है, सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो टाउ, तो बल आघूर्ण होता क्या है? तो देखिए, तो पहले इसको देखा जाए ना, जिस समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए। तो देखिए, ये हम मान लेते हैं क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें 2 आवेश हैं, 1-2 आवेश हैं ऐसे। एक है क्या? प्लस क्यू ई। ई जो है क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारा टोटल जो है ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है ना? तो यहाँ पर प्लस क्यू और एक ले लेते हैं माइनस क्यू ई। अगर इधर बल लगेगा तो ये बल किधर जाएगा? विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएंगे। अगर बल देख रहे हैं इधर लगेंगे तो ये जो माइनस वाला होगा वो किधर भागेगा? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। लेकिन और इनके बीच की जो दूरी है हम कितना मान लेते हैं? 2l मान लेते हैं। तब आइए, अगर घूमे हैं तो कुछ एंगल ऐसे बना लें, तो इनके मध्य का एंगल हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान ले। तब तो वही क्या लिखेंगे उत्तर में कि माना एक वैद्युत क्षेत्र क्या है? ए बी है ना? वैद्युत क्षेत्र इसको माने हैं ए, इसको क्या मान लेंगे? वैद्युत क्षेत्र ए बी में रखे, ए बी में एक समान, माना एक वैद्युत क्षेत्र ए बी में एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, कैपिटल ई है ना? ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र है ना, सदिश राशि है। पता है ना कि वैद्युत क्षेत्र जो होती है सदिश राशि होती है। ई वेक्टर होता है ना। तथा इनके बीच का कोण देखिए, जो है हम लिख दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ए बी क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। जो आप जान रहे हैं, थोड़ा सा परिभाषा लिखना जरूरी हो जाएगा। जब व्यंजक जाएंगे सूत्र प्रूफ करने ना, तो वहाँ पर वो काम करिएगा जरूर। जैसे फिगर जो बना रहे हैं तो उस फिगर के आधार पर जैसे जैसे आप किए हैं वो वहाँ पर लिख दीजिएगा। तो हम क्या माने हैं कि माना एक वैद्युत क्षेत्र ए बी में एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर है। ये तो है ही। इसमें थीटा कोण बन रहा है
झुकाव है कि नहीं है, तो थीटा कोण है कि नहीं है, जहां इनके बीच का कोण, बीच का कोण थीटा है। थीटा मान लिए, माना द्विध्रुव, माना द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। देखिए ये जो बना है ना, एक बना है क्या, ये जो क्या है, द्विध्रुव है ना, तो अगर इसको हम प्लस क्यू माने हैं, इसको क्या मान लिए हैं माइनस क्यू, तो वैद्युत क्षेत्र ई में ना है, तो इसका माने में हम क्या रख दिए हैं, ई और ई रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, यही ना रखे हैं कि इनके जो है एक क्या है प्लस क्यू है, तो दूसरा, और इनके बीच की दूरी कितना है 2l, तो लिख दीजिएगा अपने से, और इनके बीच की दूरी कितना है, तो 2l है। इसमें दिक्कत है, जो दिया था वही ना लिखे हैं, क्यों अलग से लिख दिए, जो दिया है लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहे हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र है ना जी, वैद्युत क्षेत्र है, तो देखिए यही लिखे हैं, भाई इसको मान, ये क्या है बी और ये क्या है ए, भाई थीटा, इसको क्या मान लिए ना, तो देखिए त्रिभुज किसमें लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, भाई किसके परितः घूम रहा है, लंबवत घूम रहा है कि नहीं, आधार के परितः घूम रहा है, इधर उधर भाग रहे हैं ना, तो थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा लेंगे, आधार से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, तो लंब भाग रहे हैं ना, या तो इधर भागेगा इधर उधर करेगा, तो देखिए भाई कर्ण है ना, भाई कर्ण हो गया, भाई क्या हो गया लंब, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब के बटे में, लंब के बटे में कर्ण लेंगे ना, यही ना होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है बी सी अपान के ए बी है, या बी सी बराबर ए बी साइन थीटा लेंगे, या बी सी बराबर इसी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 2l है ना, तो लिख सकते हैं 2l साइन, समीकरण नंबर 1, यही होता है। अब बोला है, ये तो निकाल दिए कि 2l साइन थीटा, अब आता है पूछा है क्या, बल आघूर्ण निकालने के लिए ना, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है, एक बल लेंगे, कोई एक बल लेंगे, बल ले लेंगे, एक बल जो अभी इसको या तो इधर का घूम रहा है तो इधर वाला लेंगे, या फिर इधर वाला घूम रहा है तो दोनों बल को साथ में नहीं ले सकते हैं, तो एक बल उधर वाला ले लेते हैं, तो जब एक बल और बल की दिशा में जो लंबवत उसकी दूरी होती है, टाउ बराबर हो जाता है एफ इंटू 2l, इसकी जो लंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी है क्या, अभी निकाले हैं BC, तो देखा जाए आप लंबवत दूरी है ना, लंबवत है ना है, तो लंबवत दूरी निकालना है, तो वही निकालेंगे क्या, द्विध्रुव पर लगने वाला पल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी,
बल गुणे लंबवत दूरी, यही ना होगा। तो ये बताइए टाउ, टाउ बराबर इसलिए ले, बल कितना है एफ, एफ है ना, लंबवत दूरी कितना है 2l साइन थीटा, अभी निकाले है ना, होता है ना। आइए बताइए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, अभी इनकी काम नहीं है। बल ई बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर अपन के क्यू होता है, होता है, यही ना होता है वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा वही ना है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा खुद बना सकते हैं, फार्मूला याद है तो। एकांक नीचे है ना, क्या नीचे है, आवेश, आवेश नीचे है ना, तो नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे एकांक। एकांक आवेश पर क्या लग रहा है, लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू ई लिख सकते हैं कि नहीं। तो एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू ई लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा। या देखिए इसको टाउ बराबर 2ql इंटू ई साइन थीटा। 2ql बराबर क्या होता है, p होता है ना, होता है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p, तो p ई साइन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या चीज का, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। समझ में आया नहीं, देखिए कुछ नहीं था, हम यहाँ पर समरी इसका दे रहे हैं। हम क्या मानेंगे कि मान लेते हैं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है ना, जिसके अंतर्गत क्या रखे हैं, एक ए बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कैपिटल ई मान लिया है ना, इनके मध्य का कोण क्या है थीटा। तो ये त्रिभुज बना था ए बी सी में, लिखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर बी सी बटे में ए बी, या बी सी बराबर ए बी क्या है 2l साइन थीटा हो गया, ये हो गया। अब टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, यही ना होता है। तो बल की दिशा में लंबवत दूरी यानी 2l साइन थीटा, यही ना। एफ बराबर होता क्या है, एफ बराबर क्यू ए, यही ना होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, या टाउ बराबर 2ql ई साइन थीटा, या टाउ बराबर p इंटू ई साइन थीटा। जहाँ क्या होता है, p बराबर 2q, यही ना है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, है डाउट कर लीजिए। देखिए बच्चा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का, एक समान वैद्युत क्षेत्र में है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का क्या करना है, गणना करना है ना। ऐसे है क्या, हम मान लेते हैं ए और बी, इसको हल्का सा मुख करा दें, मुख करा देंगे, मुख करा दिए, यानी जो ए और बी था ये क्या हो जाएंगे, बी डैश और क्या हो जाए ए डैश। तो ये जो था पहले थीटा 1 था, तो ये क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा ना। और इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कर सकते हैं, डी थीटा कह सकते हैं कि नहीं,
डिफरेंस ऑफ थीटा, है ना। थीटा का क्या अंतर, कि हम मान लेते हैं कि थीटा 1 था पहले, थोड़ा सा मूव करा दिए तो कितना बन गया थीटा 2, तो दोनों में कुछ तो अंतर हुआ होगा। ऐसे था, ऐसे कर दिए, अच्छा ऐसे कर दिए, तो कुछ एंगल घुमा होगा ना, तो उसी दोनों के अंतर को थीटा 1 और थीटा 2 को टोटल हम कितना मान लेते हैं, डी थीटा। ठीक है, तो बोल रहा था क्या कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में जो है वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो अगर ए बी है तो उसको ए डैश बी डैश में घुमाने में किए गए कार्य का क्या करना है, सूत्र का निगमन करना है ना, यही है। तो देखिए इसमें क्या देख सकते हैं, पहले फिगर समझ में आ जाता है ना, तो सूत्र तो निगमन होते रहेंगे। तो क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये वैद्युत द्विध्रुव है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर में क्या किया गया है, रखा गया है, तो इन पर लगने वाला बल आघूर्ण पहले निकालेंगे। इन पर लगने वाला बल आघूर्ण अभी प्रूफ किए हैं, टाउ टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही लिखे है ना, यही है, ये तो होता है बल आघूर्ण। लेकिन हम कुछ एंगल पर क्या कर रहे हैं, इसको विस्थापित कर रहे हैं ना, डी थीटा पर विस्थापित कर रहे हैं, तो वही लिखेंगे क्या, द्विध्रुव को डी थीटा कोण विस्थापित, डी थीटा कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य को हम क्या मान लेते हैं, थोड़ा सा ही ना काम किए होंगे कि ज्यादा किए होंगे, थोड़ा बहुत काम, ज्यादा थोड़ी ना करना है, ज्यादा थोड़ी, ऐसे है ऐसे थोड़ी घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, ऐसे है तो इसको ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे मत घुमा दिया जाए, न तो पता आई पता चला हम यही चल जाइए, अरे अरे हाँ यही देखा नहीं, बस थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि एंगल है ना, बस हमको चेंज करना है, ऐसे है तो ऐसे है तो हल्का सा बस हली, तो थोड़ा सा ही काम करिएगा, जहाँ काम सुई का हो, कहाँ गए सुई है हमारा, तलवार का मत करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं भाई, हमारा ये है इंक, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, हाई नीडल की, न तो हाई वाला मत लगा दिया जाए, अब हाई वाला नीडल की जरूरत पड़ेगी तो इसको लगाइएगा, हाई वाला से करेंगे तो कुछ होगा, मार देगा पूरा फाट फूट जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह काम जब इससे हो जा रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो उसी तरह हल्का सा ही घुमाना है, न कि भाई पूरा घुमा दिया जाए तो पता चलो भाई खून की नदियां बह जाएगी, हाँ तो इंक की नदियां बह जाएगी, हाइपरबोला है ना, उसका अलंकार हाइपरबोला। हाँ तो देखिए थोड़ा सा अगर करेंगे तो वो कार्य को हम क्या मान लेते हैं, डी डब्ल्यू ना, जब कार्य पूरा किया जाता है तो वहां पर डब्ल्यू होते हैं वर्क, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किया जाता है तो डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू ना, अब कार्य बराबर क्या होता है, तो टाउ बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही ना, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और साथ में ले लेते हैं वो डी थीटा, कितने एंगल से वो क्या किया है, घुमा है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन टाउ होता है ना, तो टाउ लिख सकते हैं कि नहीं, आई डी थीटा, डाउट है नहीं ना, कार्य बराबर होता है एफ डी कास थीटा, इसी तरह ना, तो यहाँ पर डी थीटा लिखेंगे। तो देखिए अब चलते हैं यहाँ पर, तो टाउ बराबर है क्या, पी ई साइन थीटा, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू, होगा ना, बहुत आसान है जी, साथ में यहाँ पर हो गया। अब देखिए डी थीटा को हम क्या माने हैं, थीटा 1 और थीटा 2, तो इसके सापेक्ष हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर दें, डिफरेंशिएशन,
ना। तो द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देखिए किया गया कार्य हम इनको ले लेते हैं समाकलन में। बांड दे दिया ना, अब बांड हो गया कि अब उससे अधिक आप नहीं जा सकते हैं। कहाँ से? θ1 से θ2। तो समाकलन को ले लेंगे क्या, डी। θ2 को कहाँ ले जाते हैं? ऊपर है। θ1 को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही ना होता है। साथ में क्या है? पीई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए समाकलन का नियम कहता है कि जिसका समाकलन करने जा रहे हैं उसके सापेक्ष ही होता है, न कि इसका। यानी डी थीटा है ना, तो इसमें जहां थीटा होगा बस उसी का समाकलन होगा, बाकी सब क्या हो जाते हैं? समाकलन से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा, जैसे यहाँ पर समाकलन पी एक्स डी एक्स रहेगा ना, तो इसका समाकलन होगा एक्स का, लेकिन पी का वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर पीई है ना, इनको क्या कर दें? कहेंगे चलिए आप बाहर, क्योंकि आपका काम नहीं है नहीं ना। काम बस खाली किसका है? पलगौनी पर तो पहुना का, और बाकी लोगों का काम है सथवा में को सवल्ला को ले लिया जाता है कि भैया ओ के बैठा दो, कुछ मिल जाइए, है ना। तो उसी तरह अब आप लोगों को नहीं पता है, जिनका शादीशुदा वाले लोग इस पर ज्यादा दे सकते हैं टिप्पणी। तो देखिए अब यहाँ पर समाकलन dx का, देखिए समाकलन dx का जो होता है उसका मान कितना हो जाता है? x। तो यहाँ पर dw है, तो इसका क्या हो जाएगा? w। pe बाहर अपर लिमिट साइन थीटा डी थीटा होगा। देखिए W तो अपनी जगह पर रहेंगे, PE भी अपने जगह पर छोड़ देते हैं। अब बात आती है समाकलन ना जी। समाकलन साइन एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कास एक्स होता है, माइनस कास एक्स यही होता है। तो जब यहां पर क्या है? समाकलन क्या है? साइन थीटा ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस कास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऊपर कौन रहेगा? θ2 और नीचे हो जाएगा, यानी θ2 थीटा घटा देंगे। जब ये तोड़ेंगे ब्रैकेट को तो होगा ना, यानी W बराबर PE इंटू ब्रैकेट में कास θ2 माइनस कास थीटा ब्रैकेट क्लोज। यही आपका सूत्र का क्या हो गया? निगमन हो गया। समझ आए ना कि क्या हो गया? कि अगर कोई देगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो ये आपका सूत्र का निगमन हुआ। डाउट है? नहीं ना। देखिए अच्छा अगला प्रश्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यूपी बोर्ड के जितने भी सेट आएंगे सब में यह प्रश्न छपा रहेगा। जितने भी सेट आएंगे ये रहेंगे प्रश्न समांतर प्लेट संधारित्र, इससे रिलेटेड या तो न्यूमेरिकल या चाहे कुछ न कुछ इससे रहेगा ही रहेगा, जाएगा नहीं। तो देखिए क्या दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब, या तो इसके सूत्र का कहेगा निगमन करिए, वो पूछ सकता है, या चाहे उसमें दे देता है कि इसके उसमें क्या क्या है। जैसे उसका क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए या क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए,
तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए या फिर आधा कर दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र पर क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर उसको किसी माध्यम में रख दें तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हर तरह से क्वेश्चन जरूर आ जाती है। तो फिर न्यूमेरिकल दे देता है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की जो प्लेट की लंबाई जो है 2 मीटर है, अगर इसकी लंबाई 2 गुना यानी 4 गुना कर दिया जाए तो इस पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हर तरह से पूछा जाएगा। तो देखा जाए, क्या देखेंगे, उत्तर न जी, उत्तर, और पकड़ लो बेटा कबूतर। क्या हुआ, तो देखिए दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब पहला है प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए। दूसरा दे रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। और तीसरा है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। माध्यम में निर्वात में तो पता चल जाता है, निर्वात में जो होता है वो तो k का मान 1 हो जाता है, लेकिन जब माध्यम आएंगे तो कैसा माध्यम होगा उसके अनुसार वो देता रहेगा। तो पहले क्या लिखेंगे उत्तर में, समांतर, पहले सूत्र इसका लिखेंगे ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटर, C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपान के D, यही ना होते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपान के D, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, A जो है उसकी क्षेत्रफल और D उसकी लंबाई, यही कह रहा है ना। जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता है, A उसका क्षेत्रफल और D उसके मध्य की दूरी है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया है A नंबर, क्या दिया है पहला, कि दूरी को कितना कर दे रहा है, 2 गुना, दूरी बराबर 2 गुना, 2 गुनी ना जी। अगर दूरी को हम D माने हैं तो 2 गुना हो गया कितना, 2D हो जाएगा, यही ना। तो D के जगह पर क्या रख देंगे, 2D, हाँ 2D। तो देखिए हम मान लेते हैं कि जो नया जो संधारित्र हमको प्राप्त होगा, जिसकी लंबाई हम 2 गुना कर दिए, तो उसकी जो नया जो संधारित्र की धारिता जो प्राप्त होगी उसको हम C डैश मान लेते हैं। एक तो C है ही, उसका 2 गुना हम C डैश मान लिए, तो C डैश बराबर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपान के 2D हो जाएगा पहला आंसर। पहले का ये क्या हो गया उत्तर, यानी धारिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब लंबाई आधी तो धारिता भी आधी, अतः धारिता आधी हो जाएगी, ठीक, धारिता आधी हो जाएगी ना, इसमें आधी ना हो जाएगी, क्योंकि इसके बराबर क्या है, देखिए दोनों को जब तुलना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, ये तो हो जाएंगे, यानी C बराबर C डैश अपान के 2, ये होगा, हो जाएगा। दूसरा देखा जाए, इसमें दिक्कत है नहीं ना, क्या कि जो दिया था धारिता वो उसके आधा किए है तो ये हुआ। अब भाई इतना इतना दोनों बराबर है तो क्या हो जाएंगे, C बराबर C डैश अपान के, इसका आधा हो जाएगा ना। कौन आधा होगा, है आधा होगा, C डैश बराबर C अपान के होगा ना। देखिए इसकी धारिता क्या हो जाएगी, आधी, यानी C डैश बराबर C अपान के ये होगा ना, हो गया। आगे देखा जाए, देखिए इसी का B नंबर
जब प्लेटों का क्षेत्रफल कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। संधारित्र की धारिता ये है, इनको क्या किए, दो गुना किए, इनको दो गुना किए तो धारिता आधी हो गई। अब प्लेटवा को दो गुना कर दे रहे हैं, जो प्लेटवा है ना, अब प्लेटवा का क्षेत्रफल कितना कर देंगे, अच्छा क्षेत्रफल आधा है ना, हाँ हाँ सॉरी। तो देखा जाए यानी प्लेट है ना, यानी ए बराबर क्या मान लेते हैं, क्षेत्रफल है ना, ए डैश बराबर ए अपान के 2, ए डैश बराबर या ए बराबर ए बाई 2, यही ना। तो उसका मान कहाँ रखें, इसमें रखें, यानी सी बराबर सी डैश एप्सिलॉन 0 ए बाई 2 बाई डी, 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा ना, यानी सी डैश बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपान के 2 इंटू डी, यही ना रह जाएगी। तब भी धारिता क्या हो गई, आधी न रह गई, है कि नहीं, यानी सी डैश बराबर सी बाई 2। देखिए लंबाई जब आधा की है तब भी ये क्या है, हाँ जब लंबाई को दो गुना किए हैं तब भी क्या हुआ, आधा हो गया। जब क्षेत्रफल को घटाए हैं तब भी धारिता क्या हो गई, आधी हो गई ना, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं धारिता क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी, होगा। बोलिए विकास कुमार, विकास हो रहा है ना, विकास के पथ पर बच्चों दिखाओ चल के, यह एग्जाम है तुम्हारा, है ना, भविष्य हो तुम ही कल के, भविष्य हो तुम ही कल के। चलिए देखा जाए, तीसरा कह रहा है क्या ये बच्चा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अरे नहीं है जी, प्लेटों के बीच क्या रख दिया जाए, परावैद्युतांक, कोई माध्यम रख दे जिसको कहते हैं के से डिनोट करते हैं। प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक, तो हम यहाँ पर मान लें सी नंबर, ये बी नंबर था और ये सी नंबर, माना प्लेटों के बीच परावैद्युतांक जो है के है, तब C बराबर के इंटू एप्सिलॉन 0 ए अपान के, यही रह जाएगा ना, यही रह जाएंगे। अब परावैद्युतांक माध्यम कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई वो नहीं, जो देगा अगर उसका माध्यम अगर आपके सवाल में भी आता है तो उसके माध्यम का नियतांक का माध्यम दिया रहेगा, है ना। जब बोर्ड के पेपर में आप लोग जाएंगे ना तो कुछ माध्यम आपके बोर्ड के पेपर के पीछे लिखा रहता है। ये बच्चा एक चीज है कि बोला है कि क्या प्रभाव पड़ता है इसमें, ये बताए हैं ना, तो इसका प्रभाव भी तो पूछा है। तो जब परावैद्युतांक माध्यम में जब रखेंगे तो इतने को हम क्या मान लिए हैं, के इंटू सी, हो जाएगा ना, हो जाएगा। जब भी कोई समांतर प्लेट संधारित्र में अगर कोई परावैद्युतांक रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। निर्वात में इसका क्या होता है, नहीं बढ़ता है, लेकिन जब भी होगा तो क्या होगा, कोई माने ना होगा, निगेटिव तो होंगे नहीं, जब भी होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव ही ना आएंगे। और जब पॉजिटिव आएंगे तो इसका मान बढ़ेगा कि घटेगा, गुणा ही ना होगा, गुणा ही हो रहा है। अगर 0.01 भी आएगा तब भी तो वो वृद्धि कर रहा है, 1 आए तब भी वृद्धि करेगा, 5 आए तब भी वृद्धि करेगा ना, तो वहां पर धारिता क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, देखिए तीनों में क्या था कि पहला था कि प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुना कर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, आधी। क्षेत्रफल को आधा किया जाएगा तब भी धारिता क्या हो गई, आधी हो गई। लेकिन जब परावैद्युतांक माध्यम रखेंगे तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। बढ़ाने के लिए ना कोई माध्यम रखते हैं ना, तो ऐसे तो सब कुछ चलता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ अपना उपाय करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, नहीं होता है तो अर्थिन देते हैं, अर्थिन में कोयला नमक वमक सब फेंक देते हैं कि उसकी वोल्टेज क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो उसी तरह ये भी क्या है, जब माध्यम में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उन्हें अगला प्रश्न देखिए बच्चा, अगला प्रश्न ये क्या कर रहा है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए क्या करिए,
व्यंजक प्राप्त करिए, यानी सूत्र को प्राप्त करना है। कोई एक विलिगित गोलीय चालक है, यानी विलिगित है यानी पूरी तरह से क्या है, खोखली है, और उसके बीच के चालक की धारिता बताना है। चालक की धारिता है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई है, कोई एक विलिगित गोलीय ले लिए है गोला, और उसमें क्या किए, आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं। आवेश को प्रवाहित करेंगे तो इस पर उत्पन्न वैद्युत विभव बराबर क्या होगा, अगर इनके बीच का क्या है Q और इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, R है, इसको मान लेते हैं O। तो वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/K, आर ना होता है ना, वैद्युत विभव बराबर। तो ये बताइए, और धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V, यही ना होता है, यही होता है। तो धारिता ही ना पूछा है, तो V के जगह ये किसको रख दें, आई। तो C बराबर 1/4πε0 Q, आई Q/K, यही ना। Q से Q कट गया, हो गया है ना। ये तो यहीं पर आ जाएंगे, यहीं पर आएंगे ना। तो ये कहा जाएगा C बराबर 4πε0 इंटू, यही होगा। तो यही क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, समझ रहे हैं। तो पहले आप कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ये बच्चा, आप लोग हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। माई बाबू भेजा तो न पढ़े के लिए, लेकिन आप लोग हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उत्तर क्या करेंगे कि माना एक विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या जो है वही करेंगे। चालक की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, स्मॉल r है, स्मॉल r है ना। तब चालक पर स्थित, चालक पर या चालक के पृष्ठ पर, चालक पर या फिर चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर, क्योंकि ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ पर क्या है, कोई आवेश है पृष्ठ पर, चालक पर नहीं, पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर स्थित, क्या स्थित है, स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/K, R होगा ना, क्योंकि किसी भी पृष्ठ पर इसके आवेश को हम क्या माने हैं, Q, किसी बिंदु पर आवेश क्या है Q, और इनके बीच की जो दूरी है मध्य बिंदु से और Q के बीच की दूरी कितना है, R। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/K R, ये होगा। फिर लिखेंगे क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता,
चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, Q बाई V, यही ना होता है समीकरण नंबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए बच्चा, आप लोगों को एग्जाम में किस चीज़ की दिक्कत होती है। एग्जाम में अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोग जाते हैं सॉल्व करने, तो सबसे पहले आपको क्या करना है वही नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग कैसे कोई भी चीज़ का नहीं हो पाता है। तो लोग कह देते हैं कि बोर्ड ये जो पेपर आया था बहुत हार्ड आया था। जैसे यहाँ पर दिया है क्या कि किसी विलगित गोली या चालक की धारिता। अब यही नहीं पता होगा किसी बच्चे को कि धारिता को किससे डिनोट करते हैं और धारिता होती क्या है, तो सूत्र को कहाँ से प्रूफ हो पाएगा। तो वही लोग कह देते हैं क्या कि पेपर बहुत हार्ड आया है। पेपर हार्ड नहीं होता है, बस आप पढ़े हैं तो उसको दिमाग में होना चाहिए कि धारिता को किससे डिनोट करते हैं, वैद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं। जब ये नहीं पता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे ही। तो ये चीज़ों को ध्यान में देना पड़ता है। यहाँ पर दिया है कि धारिता, तो धारिता से तो देखिए अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहे हैं कि C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपान के है ना, V का मान इतना है 1 अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान के R। Q से Q क्या हो गए, आई क्या हो जाएंगे, सीधे सब ऊपर चले जाएंगे। यानी C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यही क्या है, एक विलगित गोलीय चालक की धारिता का यही सूत्र है क्या, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, कोई भी विलगित गोलीय चालक है वो अपने त्रिज्या पर क्या करता है, अब समानुपाती होता है। यानी जब त्रिज्या बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी, या घटाएंगे तो घटेगी, क्योंकि समानुपाती है। ये तो नियतांक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, नियतांक है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या पर। तो ये प्रश्न में पूछ सकता है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता किस पर डिपेंड करता है, यानी कि किस पर आधारित है, तो उसकी त्रिज्या पर। यानी उसकी त्रिज्या घटाएंगे तो घटेगी, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, है ना, धारिता ना है। अब धारिता है तो जाहिर सी बात है जो पतला दुबला होगा खाना कम खाएगा, और जो जिनकी धारिता ज़्यादा होगी तो खाना भी क्या होंगे, ज़्यादा ही ना खाएंगे, है ना। तो उसी तरह तो इसको कर लीजिए। देखिए अब चलते हैं ना अगले प्रश्न पर। क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। किसमें, किसी चालक में प्रवाहित धारा I और अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी VD। धारा I और VD में क्या बताना है, संबंध स्थापित करना है। 3 नंबर में आता है, जाकर उठा लीजिएगा अपना मॉडल पेपर, कितने भी साल का, सब मॉडल पेपर में ये छपा है। कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिएगा ना। हाँ ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, पहले ये जानना जरूरी है कि अनुगमन वेग होता क्या ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है ना। तो क्या होता है अनुगमन वेग, वह नियत सूक्ष्म वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए क्या कहते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या हो जाते हैं, धन सिरे की ओर भागने लगते हैं, यानी गति करने लगते हैं। और उसी को क्या कहते हैं, थोड़ी सी ड्रिफ्ट, मतलब थोड़ी सी ही वेग होगी, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ही होगा, लेकिन बाह्य प्रभाव से। और वो बाह्य प्रभाव क्या है, वैद्युत क्षेत्र, है ना, होता है ना। तो वही कह रहा है क्या कि वह नियत सूक्ष्म वेग, याद कर लीजिएगा, सूक्ष्म वेग है, यानी बहुत कम वेग है, जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर भागते हैं, आयनों से। जब आयन से टकराएंगे तो क्या होंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, वहां पर प्रभाव रहेगा ना वैद्युत क्षेत्र का, तभी तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, होता है ना। धारा का क्या नियम है, एकांक समय में प्रवाहित धारा को ही क्या कहे, एकांक आवेश को, यानी आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो प्रवाहित कब होंगे आवेश, जब उसमें वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तभी ना, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तभी ना। तो उसी तरह कह रहा है क्या कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अनुगमन वेग कहलाते हैं।
ये तो अनुगमन वेग हो गया। जैसे हम यहीं खड़े हैं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कितना भी प्रभाव दीजिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ाइए देंगे, आज चलो तनी सा बढ़ जाते हैं, अब बढ़ गए तो अनुगमन, बस एक कदम, हर कदम चल के जा रहे हैं, तो ये भी एक कदम देख लिया जाए। देखिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पूछा है। वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD। तो मान लेते हैं कि माना किसी तार में Q आवेश स्मॉल t समय में प्रवाहित होते हैं, तो उसमें बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है बच्चा? Q बाई, यही ना होता है, यही ना होता है, I बराबर Q बाई T। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, कभी कभी मान लिया जाता है ना, मैथ वाले तो सब कुछ मान लेते हैं। ठंडी के दिन है और आग लिखकर उसे आग हम ताप रहे हैं, आग लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, आग है और हम ताप रहे हैं। दाल थाली में नहीं है फिर भी मान लेते हैं कि दाल खा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बोर्ड आ रहा है, एकदम तो दाल है, चावल है, ये एग्जाम बोर्ड आ रहा है, क्या करें, दाल बना नहीं सकते तो मजबूरी है, चावल ले लिए, मान लेते हैं कि उसमें दाल है, या उसी तरह नमक डालकर खा रहे हैं, दाल का स्वाद ले रहे हैं, यही है ना। तो देखिए अब आते हैं क्या कि यदि किसी तार का परिच्छेद क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, उसका क्षेत्रफल कैपिटल A, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल m तथा अनुगमन वेग VD हो तो, है ना, तब क्या किया जाएगा, 1 सेकंड में, चूंकि 1 सेकंड में क्या किया जाएगा, 1 सेकंड में तार में प्रवाहित, 1 सेकंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A उसका क्षेत्रफल और VD क्या हो जाएगा उसका अनुगमन वेग। यानी 1 सेकंड में, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में प्रवाहित होने वाले की संख्या कितनी होगी 1 सेकंड में, तो ये लेंगे ना। तो अब बताइए t के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 था, अब इसलिए t सेकंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर दिया जाएगा बच्चा, क्या N A VD तो रहेगा, साथ में क्या ले लेंगे T, क्योंकि T के जगह पर यहाँ पर 1 था तो हटा दिए थे, लेकिन अब क्या है T है तो T लेंगे। चूंकि अब इसके बाद तार में प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर क्या होता है, N इंटू A, यही ना होता है, Q बराबर N इंटू A। तो इतना तो पहले अब आगे चलने के लिए पहले इसको क्या करते हैं बचिए, N कम, तो E के जगह पर क्या लिख सकते हैं, मिटा दें, तो ये बताइए Q बराबर N इंटू E, या Q बराबर N के जगह पर टोटल मान लिखेंगे N A V D इंटू T इंटू E, यही ना, यही लिखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए हमको क्या निकालना था, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, है ना। तो Q बराबर क्या होता है, धारा तो निकाल दी है ना, और यहाँ पर दिख रहा है V इंटू T, है ना। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं, समीकरण 1 व
2 से। आई के क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्यू बराबर क्या होगा? आई इंटू टी हो सकता है ना। तो क्यू बराबर आई इंटू टी और एन ए भी डी टी इंटू ई। टी से आई बराबर एन ए ई, इसको लिख देते हैं भी डी। यही है ना। या तो ये कर लीजिए या भी डी बराबर आई अपान के एन ए ई, ये दोनों हो सकते हैं ना। क्योंकि अनुगमन वेग क्या हो गया? भी डी और धारा क्या है? आई, तो हो जाएंगे ना। यही पूछा था ना संबंध, तो हो गए। तो ये दोनों हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जो क्या है हर साल ये भी पूछता हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए, यानी बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए या फिर बायो-सेवर्ट के बारे में, यानी ये किसी न किसी तरह से इससे प्रश्न जरूर पूछता है कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है, या फिर बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए, यानी इनके सूत्र का क्या करिए? निगमन करिए। तो देखिए बायो-सेवर्ट नियम क्या होते हैं। देखिए बच्चा क्या होते हैं बायो-सेवर्ट नियम, कि इसका उत्तर लिखेंगे कि बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक, देखिए बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के कारण, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। किसके संबंध में? तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम को प्रस्तुत किया, जिसे क्या बोलते हैं? बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। और यह जो है यानी इस नियम से, देखिए इस नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है तो ये जो होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी क्या क्या निर्भर करते हैं उसको देख लेते हैं। जिसमें पहला आएगा, पहला चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बच्चा क्या देगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें प्रवाहित धारा आई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, अगर घटाएंगे तो घट जाएगा। पहला ये बात है, यानी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो इन्होंने पहला बताया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होता है? आई के, यानी उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो वही लिखेंगे क्या? चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी डीबी, चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर देते हैं डीबी से। तो डीबी समानुपाती किसके हो जाएगा? आई के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसी तरह जो है इसकी अल्पांश लंबाई, यानी चुंबकीय क्षेत्र के जो ये तार की जो लंबाई है उसकी थोड़ी सी, यानी कोई 1 मीटर की दूरी ले लेते हैं और वो दूरी को हम मान लेते हैं अल्पांश दूरी क्या है? डी। तो उसके क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसकी अल्पांश दूरी के क्या हो जाते हैं? समानुपाती हो जाता है। तो वही क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई अल्पांश लंबाई को हम ले लेते हैं क्या? डीएल के समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। दूसरा हो गया ये, यानी
डीएल, अरे डीबी, चुंबकीय क्षेत्र को डीबी से, आइए अल्पांश दूरी को हम यहाँ पर क्या माने हैं, डीएल, तो वो क्या हो जाएंगे, डीएल के समानुपाती हो गया। इसके बाद ये जो इसके मध्य जो बना है थीटा, इसके मध्य जो बने हैं थीटा, यानी उसकी कोण की ज्या के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है, यानी साइन थीटा के बराबर हो जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो बने कोण है, उस कोण की ज्या के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है साइन थीटा अर्थात ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, यानी डीवी क्या हो गया, समानुपाती साइन थीटा, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब बात आती है ना कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कोई एक बिंदु P पर इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या हो जाता है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, कम होंगे, दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हो गया, समझ रहे हैं। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है किसके, अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डीबी समानुपाती हो जाएगा 1/r², समीकरण नंबर 4। देखिए पहला जो था आई के समानुपाती है, दूसरा है डीबी समानुपाती किसके हो गया, अल्पांश दूरी के, डीबी समानुपाती हो गया उसकी कोण की ज्या यानी साइन थीटा के, और डीबी व्युत्क्रमानुपाती हो गया इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये 4 समीकरण मिले हैं हम लोगों को। अब चारों समीकरण का देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र डीबी डीबी, इनको मिलाने पर कौन सा समीकरण बनेगा देख लिया जाए उसको। तो चलिए, तो यहां पर लिखेंगे क्या, चारों समीकरणों को मिलाने पर, चारों समीकरण को मिलाने पर डीबी समानुपाती किसके, आई डीएल और साइन थीटा, यही लिखेंगे, आई डीएल साइन थीटा अपान के r², ये हो जाएंगे। अब देखिए समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, वो नियतांक हम dB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, μ0 अपान के 4 पाई, इसके बाद लिख देंगे क्या, आई डी एल साइन थीटा अपान के r²। ये आपका क्या होगा, बायो सेवर्ट के नियम का ये पुष्टिकरण करता है क्या, कि उसकी जो प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, उसके अल्पांश दूरी के समानुपाती होता है, उनके मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, और उनके दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से आपको अगर आएगा तो बायो सेवर्ट का नियम का, तो ये आपको पूरी तरह से इसको प्रूव करने के लिए बच्चा करना पड़ेगा। तो ये आपका बायो सेवर्ट नियम हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अगला जो आपका प्रश्न है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को समझाइए। देखिए फैराडे का नियम इंपॉर्टेंट ये है,
कि फैराडे साहब ने किस नियम को दिया था और इनके कितने नियम होते हैं, इन सब की भी जानकारी आप लेकर ही एग्जाम बोर्ड में जाइएगा। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को क्या करना है, समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। यानी फैराडे साहब ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी में 2 नियम दिए थे। दोनों ही नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि फैराडे साहब ने कितने नियम दिए थे। तो देखिए प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध, देखिए जब किसी परिपथ से क्या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। देखिए क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई परिपथ है, हम मान लेते हैं कि कोई एक परिपथ है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। यानी वहां पर क्या होगी, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। जब बल आ जाएंगे यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल वहां पर उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगी, एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या होता है, प्रभाव वहां पर रहता है। तब तक ये क्या होती है, प्रेरित धारा बहती रहती है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। वही जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होंगे, ऑटोमेटिक उत्पन्न होंगे। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे तो प्रेरित धारा भी क्या होगी, बहती रहेगी। तो वही कह रहा है क्या कि जब किसी परिपथ है तो उसके बद्ध परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन करा दिया जाए। जैसे कोई परिपथ है और उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या कर दिया जाए, मान में परिवर्तन किया जाए। यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन करेंगे तो इसमें क्या आ जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी तो इसमें क्या होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो जानते हैं यह धारा तब तक प्रवाहित होगी जब तक फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। ये फैराडे के प्रथम नियम का यही है कि जब कोई कुंडली में जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होती है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और वो तब तक होगी जब तक फ्लक्स के मान में क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। यानी ये फ्लक्स है ना, इसको जितना भी परिवर्तन करते जाएंगे तब तक उसमें क्या होगी, एक बल उत्पन्न होगा। और जब बल उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगी, धारा उत्पन्न होती रहेगी। और जब बल चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा का मान नहीं होगा। ये प्रथम नियम था। अब देखिए द्वितीय नियम को। द्वितीय नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या हो जाता है, बराबर होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या हो जाता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई मान लें और चुंबकीय फ्लक्स को फाई मान लें तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो माइनस डेल्टा फाई अपान के डेल्टा टी या ई बराबर माइनस डी फाई अपान के डी टी। यहां पर जहां ई बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल है और डी फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, और dt जो है वो दर है, यानी समय अंतराल। dt क्या है, तो समय अंतराल। तो वही क्या कर रहा है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब देखिए बच्चा, अगला प्रश्न जो क्या है, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर सेट में पूछता है कि एलसीआर क्या होते हैं। तो देखिए क्या पूछा है प्रश्न में कि अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। देखिए अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, और एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति का क्या करिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए एलसीआर परिपथ है, उसकी आवृत्ति के लिए क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है, और साथ में बताना भी है कि एलसीआर परिपथ अनुनादी परिपथ क्या होते हैं। तो देखिए पहले बताएंगे क्या हम लोग अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा पहले दे दें। तो जब किसी एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, देखिए प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो वह परिपथ कैसा होता है, तो अनुनादी परिपथ कहलाता है। क्या कि प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी XL बराबर क्या हो जाए, XC। इसी को क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। क्या कि प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ। तो इसको उसके लिए एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अब लिखेंगे यहां पर एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ में अनुनादी स्थिति कब होगा, ये अनुनादी स्थिति जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो कहा जाता है कि एलसीआर परिपथ क्या है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। तब यहाँ पर लिखेंगे क्या, XL बराबर XC, यही है ना, या फिर ऐसे पहले लिख देते हैं क्या, प्रेरण प्रतिघात बराबर धारतीय प्रतिघात, ये हो जाएंगे। देखिए बच्चा, ये हो गए। इसको डिनोट किससे करेंगे, तो XL से, इसको करेंगे तो XC से, XL और XC से, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L, और ये होता है 1 ओमेगा इंटू C, क्योंकि इसी का देखिए जहां ओमेगा क्या है, आवृत्ति है, L क्या है, प्रेरण वो है। इसके बाद देखिए यहाँ पर C धारिता हो गई, L प्रेरण हो गया, प्रेरण जो होती है धारा। तो ये अब क्या करेंगे, ओमेगा को ओमेगा से गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और L को क्या कर देते हैं, नीचे ला देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर L इंटू C, ये हो जाएंगे, यानी ओमेगा बराबर क्या हो गया, L इंटू C। अब क्या करेंगे आगे, या फिर ओमेगा बराबर 1 L इंटू C। ये जो है ना, देखिए क्या है, यहाँ पर ओमेगा को हटाएं, जब रूट इसको क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, रूट में, ये हो जाएंगे। और ओमेगा बराबर होता क्या है बच्चा, 2 पाई, क्या होते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई F। देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई F बराबर 1 L C, या F बराबर 1/2 पाई √L C। ये आपका टोटल क्या हो जाते हैं, इसकी आवृत्ति। ये आपकी क्या हो गई, इसकी आवृत्ति। यही ना पूछा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बताइए। तो XL बराबर क्या हो जाएगा, XC, यानी ओमेगा L। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू L, और XC बराबर 1 ओमेगा C। तो ओमेगा से ओमेगा का करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर 1/C, ये हो गया। और ओमेगा चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग
ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ये होता है। तो ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। यही क्या है, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए क्या है, आवृत्ति का व्यंजक है। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न पर, जो कि वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए प्रश्न है, आप लोगों का आखिरी प्रश्न है ये, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण को लिखिए। क्या पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण को लिखिए। तो देखिए इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण जो हैं निम्नलिखित है, या फिर देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर करके, कि पहला क्या करे, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। यानी इनको जब त्वरित किया जाता है, यानी इनको जब एक्साइटेड किया जाता है, तो ये क्या करती हैं, चलना प्रारंभ कर देती हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, यानी इनको जब त्वरित किया जाता है तब। दूसरा कर है कि इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। यानी कैसे होंगे, अनुप्रस्थ होंगे, अनुप्रस्थ, लंबवत नहीं होती, ऐसे ऐसे नहीं, अनुदैर्घ्य नहीं होंगी, अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों, तीसरा, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती। यानी इन तरंगों को चलने के लिए किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये संचरण करती रहती है बिना माध्यम के, निर्वात में भी। और चौथा, इन तरंगों में ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में लगभग क्या होती है, बराबर होती है। ये तरंगे यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तरंगे ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में लगभग क्या होती हैं, बराबर होती है। तो देखिए बच्चा, ये आपका आखिरी प्रश्न था। इसके बाद देखिए आपको हम आज क्या बताए हैं कि चैप्टर 1 से लेके 8 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 3 मार्क्स का, यानी 3 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हर चैप्टर से, समझिए ये सब हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था। तो इन सबको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, आपका सेकेंड पार्ट से, सेकेंड पार्ट यानी 9 से 14 चैप्टर का हम क्या करेंगे, 3 नंबर वाला अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।